नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में। आज 16 अक्टूबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज के समाचारों की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, उसका टाइटल है टेंशन एज मैंस बॉडी फाउंड एट फार्मर्स प्रोटेस्ट साइट एट सिंघू। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सिंघू में किसानों के धरना स्थल पर युवक का शव मिलने से तनाव। हरियाणा के सोनीपत में सिंघू सीमा पर शुक्रवार को किसानों के विरोध स्थल पर तनाव बढ़ गया, जब 30 साल की उम्र में एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। निहंग सिख सरबजीत ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए देर शाम आत्मसमर्पण कर दिया। सोनीपत के कानून और व्यवस्था के पुलिस उपाधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि उनके दावों की पुष्टि की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर हत्या में उनकी संलिप्तता स्थापित होती है तो उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त रूप से लड़ने वाले किसान संगठनों के मोर्चे ने इस घटना से खुद को दूर करते हुए कहा कि मामले के दोनों पक्षों निहंग समूह और मृत व्यक्ति लखबीर सिंह के साथ कोई संबंध नहीं था। हालांकि पुलिस ने हत्या के मकसद पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर इस घटना के वीडियो में से एक में निहंग सिखों का एक समूह पीड़ित के ऊपर खड़ा दर्द से करा रहा था और आसपास के लोग एक सिख पवित्र पुस्तक के कथित अपमान के बारे में बात कर रहे थे। शुक्रवार सुबह 5 बजे जब स्थानीय पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची तो पंजाब के तरन तारन के रहने वाले लखबीर की बाईं कलाई और एक पैर आंशिक रूप से कटे हुए बैरिकेड से बंधा हुआ पाया गया। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। न्यूज का टाइटल है हसीना वोज एक्शन ऑन पंडाल अटैक ड्यूरिंग दुर्गा पूजा। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। हसीना ने दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों पर हमले पर कार्रवाई का संकल्प लिया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि उनकी सरकार 13 अक्टूबर को कोमिला जिले में दुर्गा पूजा पंडालों को निशाना बनाकर हुई हिंसा में न्याय दिलाएगी। यह गड़बड़ी बांग्लादेश के हाल के इतिहास में सबसे बड़ी सांप्रदायिक हिंसा में बदल गई और दुर्गा पूजा की भावना को ठेस पहुंचाई गई। पुलिस फायरिंग में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और कई देशव्यापी कार्रवाई में गिरफ्तार किए गए। सुश्री हसीना ने गुरुवार को एक आभास कार्यक्रम में कहा, जिसके दौरान उन्होंने ढाकेश्वरी मंदिर में उपासकों के साथ बातचीत की कि कोमिला में हुई घटनाओं की गहन जांच चल रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। घटना के बारे में काफी जानकारी मिल रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस धर्म के हैं, उनका शिकार किया जाएगा और उन्हें दंडित किया जाएगा। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन बांग्लादेश चैप्टर के अनुसार गड़बड़ी बुधवार को शुरू हुई जब सोशल मीडिया पर एक इस्लामिक पवित्र पुस्तक के अपमान को दर्शाने वाली तस्वीरें वायरल हुईं। इसके तुरंत बाद भीड़ ने शहर के कुछ प्रमुख पूजा पंडालों को निशाना बनाया। अकेले बुधवार को कोमिला में लगभग 80 स्थानों पर हमला किया गया था। सबसे भीषण हिंसा चटगांव के हाजीगंज में हुई, जहां एक मंदिर पर हमला करने वाली भीड़ पर पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। शुक्रवार को विरोध के रूप में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन को निलंबित करने के लिए अल्पसंख्यक द्वारा संचालित एक संगठन द्वारा बुलाए जाने के बाद घटनाओं ने एक बड़ी कानूनी और व्यवस्था सुविधाओं को चुनौती पैदा कर दी है। हालांकि प्रशासन द्वारा पंडालों से पूजा परंपराओं का पालन करने का अनुरोध करने के बाद देश भर में शांतिपूर्वक विसर्जन हुआ। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है टीबी डेथ अप इन पेंडेमिक WHO। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। महामारी में टीबी मरने वालों की संख्या। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा हाल ही में जारी 2020 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी ने तपेदिक से यानी टीबी से निपटने में वैश्विक प्रगति के वर्षों को उलट दिया है और एक दशक में पहली बार टीबी से होने वाले मौतों में वृद्धि हुई है। इससे भी बदतर भारत उन देशों की सूची में सबसे ऊपर था जिन्होंने
2019 और 2020 के बीच टीबी अधिसूचनाओं में वैश्विक कमी में सबसे अधिक योगदान दिया। भारत 41%, इंडोनेशिया 14%, फिलीपींस 12%, चीन 8% और 12 अन्य देशों में अधिसूचनाओं में कुल वैश्विक गिरावट का 93% हिस्सा था। WHO ने अनुमान लगाया कि वर्तमान में लगभग 4.1 मिलियन लोग टीबी से पीड़ित हैं, लेकिन इसका निदान नहीं किया गया था या आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अधिकारियों को इसकी सूचना नहीं दी थी। यह आंकड़ा 2019 में 2.2 मिलियन से ऊपर है। टीबी निवारक उपचार के प्रावधान में भी कमी आई। 2020 में लगभग 2.8 मिलियन लोगों ने इसे एक्सेस किया। 2019 के बाद से 20% की कमी हुई। इसके अलावा दवा प्रतिरोध टीबी के लिए इलाज करने वालों की संख्या 15% गिर गई। 2019 में 1,77,000 से 2020 में 1,50,000 हो गई, जो इसके बराबर है। जरूरतमंदों में से केवल 3 के बारे में एक के बारे में ही पता चला है, अर्थात 3 जरूरतमंद लोगों में से केवल एक ही के बारे में पता चल पाया है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है सीएसके विन 4th आईपीएल क्राउन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि सीएसके चौथा आईपीएल ताज जीता। सुपर स्ट्राइकर चेन्नई सुपर किंग्स के फाफ डुप्लेसिस ने अपनी मैच जिताऊ पारी के दौरान शॉट खेलते हुए शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात में 2021 आईपीएल फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 86 रन बनाए। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है DU थर्ड कट ऑफ लिस्ट टू बी रिलीज्ड टुडे। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। आज जारी होगी DU की तीसरी कट ऑफ लिस्ट। दिल्ली विश्वविद्यालय में पहली और दूसरी कट ऑफ सूची के तहत स्नातक प्रवेश के साथ 51,974 उम्मीदवारों ने प्रस्ताव पर 70,000 सीटों पर प्रवेश प्राप्त किया है। तीसरी कट ऑफ लिस्ट शनिवार को जारी होने वाली है, लेकिन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कहा कि कॉलेजों में सामान्य श्रेणी की सीटों में प्रवेश के लिए आवश्यक कट ऑफ में कोई बड़ी कमी की पेशकश की संभावना नहीं है, क्योंकि कई कॉलेज लगभग सही कट ऑफ स्कोर मांगने के बावजूद सीटों की तुलना में अधिक उम्मीदवारों को स्वीकार करने की समस्या से निपट रहे हैं। शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रवेश अधिकारी ने कहा कि शाम 5 बजे विश्वविद्यालय को दूसरी कट ऑफ सूची के तहत अपनी स्नातक सीटों के लिए 1,18,878 आवेदन प्राप्त हुए थे और 51,974 ने भुगतान गेटवे को बंद करने के लिए भुगतान औपचारिकताएं पूरी की थी। पहली कट ऑफ सूची के तहत 60,904 आवेदकों में से 36,130 उम्मीदवारों ने अपना प्रवेश प्राप्त किया था। विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित विभिन्न स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय के पोर्टल पर कुल 2.6 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। तीसरी कट ऑफ सूची में अधिक कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया बंद होने की उम्मीद है। दूसरी कट ऑफ सूची के तहत हिंदू कॉलेज ने अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित जैसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश बंद कर दिया है, जबकि लेडी श्रीराम कॉलेज ने गणित में प्रवेश बंद कर दिया था। रामजस ने बीकॉम ऑनर्स में प्रवेश बंद कर दिया था, जबकि मिरांडा हाउस ने अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में प्रवेश बंद कर दिया था। SRCC, जिसने अपने बीकॉम ऑनर्स और BA ऑनर्स अर्थशास्त्र के लिए 100% कट ऑफ की मांग की है, ने अपनी कट ऑफ को क्रमशः 99.12% और 99.75% तक कम कर दिया था और आगे कटौती की पेशकश की भी संभावना है, क्योंकि अभी सभी सीटें भरी नहीं गई हैं। भारती कॉलेज जैसे कम चर्चित DU कॉलेजों ने भी इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकांश पाठ्यक्रमों में प्रवेश बंद कर दिया था। विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के अनुसार एक उम्मीदवार जिसने किसी भी कट ऑफ में आवेदन किया था और शुल्क का भुगतान किया था, लेकिन बाद में किसी भी कट ऑफ में प्रवेश लेना चाहता है, पात्रता शर्तों और आवश्यक कट ऑफ को पूरा करने के अधीन से प्राप्त करना होगा और उसका प्रवेश रद्द करें या प्रवेश पोर्टल पर फिर से आवेदन करें। 1,000 रुपए का गैर वापसी योग्य रद्दीकरण शुल्क लगाया जाएगा। रद्द करने
करने का विकल्प किसी विशेष कट ऑफ में केवल एक बार उपलब्ध होगा। यदि कट ऑफ के लिए आवेदन करने के बाद कोई उम्मीदवार अपना प्रवेश रद्द कर देता है तो वह उसी कट ऑफ के लिए फिर से आवेदन करने में सक्षम नहीं होगा। रद्द करने की कुल संख्या N-1 तक सीमित होगी, जहां N कट ऑफ सूचियों की कुल संख्या है। विशेष कट ऑफ S और विशेष ड्राइव S के दौरान किसी भी आंदोलन की अनुमति नहीं दी जाएगी, विश्वविद्यालय ने कहा। प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत में दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा था कि वह खाली सीटों की संख्या के साथ विशेष अभियान और विशेष कट ऑफ सूची के आधार पर 5 कट ऑफ सूचियां जारी करेगा, जो आरक्षित सीटों को भरने के लिए कुछ स्थानों पर खाली रहती हैं। वर्षों से ऑफ कैंपस कॉलेजों की सीटों की बात हो रही है यहाँ पे। इसके साथ ही 16 नवंबर तक पूरी प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो इसी के साथ ही ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है सेंटर आस्क्स केरला टू इंक्रीज जनरेशन एट हाइडल स्टेशन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। केंद्र ने केरल से पनबिजली स्टेशनों पर उत्पादन बढ़ाने को कहा। कोयले की कमी के संकट की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने केरल को भंडारण आधारित जल विद्युत स्टेशनों जैसे कि 780 मेगावाट इडुक्की बिजली परियोजना विशेष रूप से ऑफ पीक घंटों के दौरान उत्पादन बढ़ाकर समर्थन प्रदान करने के लिए कहा। बिजली मंत्रालय ने 14 अक्टूबर को लिखे पत्र में मुख्य सचिव वीपी जॉय को 31 अक्टूबर तक सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है, जब तक थर्मल जनरेटिंग स्टेशनों पर मांग सामान्य होने की संभावना है। मंत्रालय ने कहा कि राज्य में भंडारण आधारित जल विद्युत स्टेशनों पर उत्पादन बढ़ाने की गुंजाइश है, जैसे कि इडुक्की बिजली परियोजना सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक पीक आवर्स के अलावा। कोयले की स्थिति को स्थिर होने में समय लगने की संभावना के साथ मंत्रालय कथित तौर पर पनबिजली जैसे अन्य स्रोतों से उच्च उत्पाद समर्थन के साथ मांग को पूरा करना चाहता है। हालांकि मंत्रालय ने ये पुल या शर्तों के लिए आवश्यक बिजली की मात्रा निर्दिष्ट नहीं की है, राज्य बिजली विभाग के अधिकारी ने कहा। राज्य के शनिवार तक पत्र का जवाब देने की संभावना है। यह समझा जाता है कि बिजली विभाग और केरल राज्य बोर्ड के सामान्य रूप से अनुरोध के लिए उत्तरदायी हैं। हालांकि बदले में राज्य बढ़ते दैनिक पीक आवर मांग को पूरा करने के लिए मंत्रालय से समर्थन तलाश कर रहा। हम पीक आवर की मांग को पूरा करने के लिए कहते हैं 100 मेगावाट पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्र ने केंद्रीय पुल को बिजली आपूर्ति के लिए शर्तें या कीमत निर्दिष्ट नहीं है, राज्य बिजली विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। कोयला संकट के कारण केरल को केंद्रीय आपूर्ति में शाम के व्यस्ततम घंटों शाम 6 बजे से 11 बजे तक के दौरान लगभग 300 मेगावाट कमी का सामना करना पड़ा है। नतीजतन राज्य बिजली की कमी को पूरा करने के लिए खुले बाजार से बिजली खरीद पर प्रतिदिन अतिरिक्त 2 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। बिजली मंत्री के कृष्णन कुट्टी ने सप्ताह की शुरुआत में किया था। राज्य के बिजली क्षेत्र के हलकों में एक मजबूत भावना है। केंद्र को कोयला संकट की गंभीरता को देखते हुए बिजली बाजारों में कीमतों को सीमित करना चाहिए। केएसईबी के एक अधिकारी ने कहा कि पावर एक्सचेंज में प्रति यूनिट कीमतें एक समय में 20 रुपए तक पहुंच गई थी। इस सप्ताह की शुरुआत में श्री कृष्ण कुट्टी ने 19 अक्टूबर तक राज्य में लोड शेडिंग और बिजली कटौती से इनकार किया था। जब बिजली की स्थिति समीक्षा की जानी है, केंद्रीय आपूर्ति में गिरावट के बाद केएसईबी ने पहले ही पन बिजली उत्पादन बढ़ा दिया है। हाल के दिनों में आंतरिक जल विद्युत उत्पादन दैनिक खपत के 40% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है एम इज टू मेक इंडिया ए मिलिट्री पावर ऑन इट्स ओन स्ट्रेंथ, पीएम। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। भारत को अपने बल पर सैन्य शक्ति बनाना है, पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत लक्ष्य भारत को अपने बल पर विश्व स्तर पर एक सैन्य शक्ति बनाना है और एक आधुनिक स्वदेशी रक्षा उद्योग भी विकसित करना है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ओएफबी के विघटन के बाद निगमित 7 नए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों डीपीएसयू को औपचारिक रूप से लॉन्च करते हुए उन्होंने कहा कि जैसा कि भारत स्वतंत्रता के 75 साल में प्रवेश करता है, हम उन परियोजनाओं को पूरा कर रहे हैं जो लंबे समय से अटकी हुई थी। 41 आयुध फैक्ट्रियों के पुनरुद्धार का निर्णय, 7 नई
नई कंपनियों का शुभारंभ उसी यात्रा का एक हिस्सा है। यह फैसला पिछले 15-20 सालों से लंबित था। मुझे विश्वास है कि ये 7 कंपनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकत का बड़ा आधार बनेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज रक्षा क्षेत्र में पहले से कहीं अधिक पारदर्शिता, विश्वास और प्रौद्योगिकी आधारित दृष्टिकोण है। पिछले 5 वर्षों में रक्षा निर्यात में 325% की वृद्धि हुई है, जबकि प्रतिस्पर्धी लागत हमारी ताकत है। गुणवत्ता और विश्वसनीयता हमारी पहचान होनी चाहिए, उन्होंने जोर देकर कहा। 16 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने OFB को निगमित करने के लिए एक लंबे समय से प्रतीक्षित सुधार को मंजूरी दी, जिसके बाद 1 अक्टूबर से प्रभावी इसकी सभी संपत्तियों, कर्मचारियों और प्रबंधन को निगमित DPSU में स्थानांतरित कर दिया गया। रक्षा मंत्रालय ने OFB की 41 फैक्ट्रियों के सभी लंबित आदेशों को नई कंपनियों के लिए 65,000 करोड़ रुपए से अधिक के डीम्ड अनुबंधों में बदल दिया है। इसने यह भी निर्णय लिया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लक्ष्य के मुकाबले नए DPSU को सेवाओं द्वारा मांग के वार्षिक मूल्य का 60% भुगतान किया जाएगा, जो 7,100 करोड़ रुपए है। OFB ग्रुप A, B और C के 70,000 से अधिक कर्मचारी उत्पादन इकाइयों से संबंधित है और साथ ही पहचान की गई गैर उत्पादन इकाइयों को नए DPSU में विदेश सेवा की शर्तों पर बिना किसी प्रतिनियुक्ति भत्ता के शुरू में एक अवधि के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है, जो कि 2 साल की है। इस कार्यक्रम में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि OFB का बुनियादी ढांचा और कुशल जनशक्ति देश की एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक संपत्ति थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों में उच्च लागत, असंगत गुणवत्ता और देरी के बारे में चिंताएं उठाई गई हैं। सशस्त्र बलों द्वारा OFB उत्पादों की आपूर्ति के बारे में उन्होंने कहा कि नई संरचना OFB की मौजूदा प्रणाली में इन विभिन्न कमियों को दूर करने में मदद करेगी और इन कंपनियों को प्रतिस्पर्धी बनने और निर्यात सहित बाजार में नए अवसरों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। 7 नई कंपनियां हैं: मुनिशन इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है फॉर्मर EC's फ्लैग सिक्योरिटी कॉन्सर्न्स ओवर ई-वोटिंग। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने ई-वोटिंग को लेकर सुरक्षा चिंताओं का संकेत दिया। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों CEC ने ऑनलाइन वोटिंग और रिमोट वोटिंग के विचार के इर्द गिर्द मतपत्रों की गोपनीयता बनाए रखने से लेकर राजनीतिक दलों को बोर्ड पर लाने तक कई तरह की चिंताओं को उठाया है। एक समय में तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग SEC के लिए तैयार है। एक ई-वोटिंग प्रयोग करें और भारत का चुनाव आयोग इसी भी रिमोट वोटिंग खोज कर रहा है। तेलंगाना SEC 20 अक्टूबर को स्मार्टफोन ऐप आधारित ऑनलाइन वोटिंग प्रयोग करेगा, राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने पिछले साल कहा था कि वह उन मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग के विकल्प पर विचार कर रहा है जो उन मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां वे पंजीकृत हैं। हालांकि इसके लिए अधिकारियों द्वारा स्थापित किसी अन्य स्थान से वोटिंग की आवश्यकता हो सकती है, न कि घर से इंटरनेट आधारित वोटिंग। पूर्व CEC SY कुरैशी ने कहा कि वह तेलंगाना टीम को शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन एक ऐप विकसित करना बच्चों का खेल है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने इस विकल्प से इनकार किया है। यहाँ तक कि सबसे सरल तकनीक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM, जो 17वीं शताब्दी के कैलकुलेटर पर आधारित है, कानूनी विवादों का मामला है। तकनीकी सरल है, प्रौद्योगिकी में विश्वसनीयता और विश्वास मुद्दा है, उन्होंने कहा। उन्होंने पूछा कि क्या अभी भी EVM को चुनौती दी जा रही है, तो इंटरनेट आधारित मतदान प्रणाली कैसे स्वीकार हो सकती है। OP रावत, जो 2018 में CEC थे, श्री कुरैशी के इस तर्क से सहमत थे। यदि समय समय पर स्टैंड एलोन डिवाइस वाली EVM की सुरक्षा पर सवाल उठाया जाता है, इंटरनेट आधारित वोटिंग को और भी अधिक आलोचना हो सकती है। यह एक मुश्किल प्रस्ताव है क्योंकि चुनाव मतदाताओं, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों
उम्मीदवारों और जनता के पूरे विश्वास के साथ आयोजित किए जाते हैं। यह देखने की आवश्यकता है कि मतदान के दौरान मतदाता पहचान पत्र, पर्यावरण अर्थात यदि कोई जबरदस्ती है और मतगणना के समय तक डाले गए मतपत्रों की सुरक्षा बनी रहे। श्री रावत ने ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि अब तक सार्वजनिक रूप से ई वोटिंग योजना के बारे में जो ज्ञात था उसके आधार पर यह स्पष्ट नहीं था कि मतदाता पहचान का सत्यापन, मुक्त मतदान का माहौल बनाए रखने और मतपत्रों की गोपनीयता कैसे बनाए रखी जाएगी, यह लगभग असंभव है, ऐसा उन्होंने कहा। पूर्व सीईसी एन गोपाल स्वामी का विचार था, सुरक्षा मुद्दों को दूर किया जा सकता है, लेकिन यह राजनीतिक बाधाएं होंगी जिन्हें पार करना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि ईवीएम का सफर काफी लंबा रहा है, आवश्यक कानून पारित होने में 10 साल लग गए। रिमोट वोटिंग के प्रस्ताव पर श्री गोपाल स्वामी ने एक राज्य चुनाव का काल्पनिक उदाहरण दिया, जैसे कि बिहार विधानसभा चुनाव, जहां 50,000 से 1 लाख पंजीकृत मतदाता तमिलनाडु में रहते हैं। उन्होंने बताया कि बिहार के 243 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता पंजीकृत होंगे और चुनाव आयोग के लिए प्रत्येक दूरस्थ मतदान स्थल पर 243 ईवीएम रखना असंभव होगा, इसलिए एक इलेक्ट्रॉनिक समाधान की आवश्यकता होगी, उन्होंने समझाया। फिर बाहरी मतदाताओं के लिए प्रचार का मुद्दा भी उठेगा। उन्होंने कहा कि अंततः राजनीतिक दलों को इसे स्वीकार्य मानना होगा। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है हंगर इंडेक्स पुअर रैंकिंग डिवॉइड ऑफ ग्राउंड रियलिटी एंड फैक्ट सेज गवर्नमेंट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। भूख सूचकांक जमीनी हकीकत और तथ्यों से रहित खराब रैंकिंग, सरकार का कहना है। सरकार ने शुक्रवार को ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की खराब रैंकिंग को चुनौती दी और कार्यप्रणाली ने इसे जमीनी वास्तविकता और तथ्यों से रहित कहा। शुक्रवार को जारी किए गए इंडेक्स में भारत 116 देशों में से 101वें स्थान पर है। भारत भी उन 31 देशों में शामिल है जहां भूख को गंभीर के रूप में पहचाना गया है। पिछले साल जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI में 107 देशों में भारत 94वें स्थान पर है। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट कंसर्न वर्ल्डवाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्थ की प्रकाशन एजेंसियों ने रिपोर्ट जारी करने से पहले अपना उचित परिश्रम नहीं किया। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ग्लोबल हंगर रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट कंसर्न वर्ल्डवाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्थ की प्रकाशन एजेंसियां जारी करती हैं। EFO द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कार्य प्रणाली अवैज्ञानिक है। उन्होंने अपना आकलन 4 प्रश्न जनमत सर्वेक्षण के परिणामों पर आधारित किया है, जो गैलप द्वारा टेलीफोन पर आयोजित किया गया था। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एक बयान में कहा, इंडेक्स के मुताबिक भारत से सिर्फ 15 देशों की हालत खराब है। वे हैं पापुआ न्यू गिनी 102 नंबर, अफगानिस्तान और नाइजीरिया 103 नंबर, कांगो 105 नंबर, मोजाम्बिक और सियरा लियोन 106 नंबर, तिमोर लेस्ते 108 नंबर, हैती 109 नंबर, लाइबेरिया 110 नंबर, मेडागास्कर 111 नंबर, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 112 नंबर, चाड 113 नंबर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य 114 नंबर, यमन 115 नंबर और सोमालिया 116 नंबर। अधिकांश पड़ोसी देशों से भी भारत पीछे था। पाकिस्तान को 92, नेपाल और बांग्लादेश को 76 और श्रीलंका को 65वें स्थान पर रखा गया है। यानी कि आसपास के देशों में भारत की रैंकिंग सबसे ज्यादा खराब है। सरकार ने सूचकांक पर इन पड़ोसी देशों के प्रदर्शन को चुनौती दी है। बयान में कहा गया है कि FAO की रिपोर्ट द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 से यह आश्चर्यजनक रूप से नोट किया गया है। इस क्षेत्र के अन्य 4 देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका कोविड से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए हैं। कोविड-19 महामारी प्रेरित नौकरी या व्यवसाय की हानि और आय के स्तर में कमी, बल्कि वे इस अवधि के दौरान अल्प पोषित आबादी के अनुपात संकेतक पर अपनी स्थिति में क्रमशः 4.3%, 3.3%, 1.3%
प्रतिशत और 0.8% अंक सुधार करने में सक्षम रहे हैं। 2018 से 2020, 2017 से 2019 से अधिक GHI स्कोर 4 घटक संकेतकों के मूल्यों पर आधारित होते हैं: अल्प पोषण, बच्चे की बर्बादी, बाल स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर। प्रत्येक देश के GHI स्कोर को गंभीरता से वर्गीकृत किया जाता है, निम्न से लेकर बेहद खतरनाक तक। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अल्प पोषण डेटा प्रदान किया जाता है और बाल मृत्यु दर डेटा संयुक्त राष्ट्र इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन से प्राप्त किया जाता है। बच्चों की बर्बादी और स्टंटिंग के आंकड़े यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के संयुक्त डेटाबेस से लिए गए हैं। यह FAO रिपोर्ट है जिसका उपयोग अल्प पोषण का आकलन करने के लिए किया जाता है, जिस पर सरकार ने सवाल उठाया है। रिपोर्ट में यह भी एकमात्र संकेतक है जिसने भारत में गिरावट दिखाई है। अन्य 3 या तो सुधार दिखाते हैं या अपरिवर्तित रहते हैं। एक अधिकारी के अनुसार सरकार ने चुनाव आधारित आकलन पर सवाल उठाया है कि कुपोषित जनसंख्या के अनुपात का पिछली मूल्य अवधि 2017 से 2019 के 14.0% से बढ़कर नवीनतम अवधि 2018 से 20 के लिए 15.3% हो गया है। FAO की रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या में अल्प पोषण की व्यापकता की गणना बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से की जाती है, जिसमें आदतन आहार, ऊर्जा सेवन स्तर, जनसंख्या संरचना की जानकारी और प्रत्येक लिंग और उम्र में औसत ऊंचाई शामिल होती है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है भूटान चाइना साइन MOU फॉर 3 स्टेप प्रोसेस टू एक्सपीडिट बाउंड्री टॉक्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सीमा वार्ता में तेजी लाने के लिए भूटान चीन ने 3 चरणीय प्रक्रिया के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अपने सीमा विवादों को हल करने की दिशा में एक कदम में भूटान और चीन ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित विदेश मंत्रियों की एक बैठक में बातचीत को गति देने में मदद करने के लिए 3 चरणीय रोड मैप पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। एक ऐसा विकास जिसे नई दिल्ली ने कहा कि उसने नोट किया है। भूटान चीन सीमा वार्ता में तेजी लाने के लिए सीमा वार्ता प्रक्रिया पर प्रगति को किक स्टार्ट करने की उम्मीद है, जो 5 साल से विलंबित है। पहले 2017 में डोकलाम गतिरोध और फिर महामारी के कारण समझौते का समय नई दिल्ली के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उनके 17 महीने पुराने गतिरोध पर सीमा वार्ता इस सप्ताह गतिरोध पर आ गई है। 3 चरणीय रोड मैप पर समझौता ज्ञापन सीमा वार्ता को एक नई गति प्रदान करेगा। यह उम्मीद की जाती है कि सद्भावना, समझ और सामंजस्य की भावना से इस रोड मैप के कार्यान्वयन से सीमा वार्ता एक सफल निष्कर्ष पहुंचेगी जो दोनों पक्षों को स्वीकार है। भूटान के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में ऐसा कहा गया है। दिल्ली में भूटानी दूतावास ने 3 चरणों के विवरण पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और सूत्रों ने कहा कि बातचीत की प्रक्रिया पर जानकारी संवेदनशील है और इस स्तर पर साझा नहीं की जा सकती। MFA के बयान के अनुसार अप्रैल 2021 में कुनमिंग में 10वीं विशेषज्ञ समूह की बैठक के दौरान रोड मैप को अंतिम रूप दिया गया था और क्रमशः थिम्पू और बीजिंग में उनकी सरकारों को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था। विदेश मंत्रालय ने द हिंदू के एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या भारत को MOU के विवरण के बारे में पहले से सूचित किया गया था और क्या डोकलाम ट्रांजैक्शन क्षेत्र से जुड़े विवादित क्षेत्रों का संभावित विनिमय भारत के लिए एक विशेष चिंता का विषय था। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है कॉम्पनसेशन कैन नॉट बी फॉरएवर सेज SC। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। करुणा हमेशा के लिए नहीं हो सकती SC। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि करुणा हमेशा के लिए जारी नहीं रह सकती है, यह कहते हुए कि सरकारी अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए कश्मीरी प्रवासी अनिश्चित काल तक आधिकारिक आवास में नहीं रह सकते हैं। दिल्ली और गुड़गांव में सरकारी आवास में रहने वाले सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा
दायर आवेदनों में जस्टिस हेमंत गुप्ता और एएस बोपन्ना की बेंच ने यह आदेश पारित किया था। इनमें से कुछ अधिकारी आतंकवाद के शिकार थे और महत्वपूर्ण खुफिया कार्यालयों में कार्यरत थे। आवेदक अन्य सरकारी कर्मचारियों की कीमत पर सरकारी आवास पर कब्जा कर रहे हैं। कश्मीरी प्रवासियों के प्रति दिखाई गई करुणा को अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए सेवारत अधिकारियों की अपेक्षाओं के साथ संतुलित करना होगा। हालिया आदेश में ऐसा कहा गया है। अदालत ने कश्मीरी प्रवासी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सरकारी आवास की अनुमति देने वाले कार्यालय ज्ञापन को मनमाना करार दिया। इसने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद कश्मीरी प्रवासियों सहित सरकारी कर्मचारियों को मासिक पेंशन सहित पेंशन लाभ दिए गए। सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में किया गया वर्गीकरण जो कश्मीरी प्रवासी थे अन्य सरकारी कर्मचारियों या सार्वजनिक हस्तियों के समान ही थे। अदालत ने कहा कि स्थिति में सुधार होने पर इन कर्मचारियों की तरह के बयान घाटी में लौट आएंगे। ओपन एंडेड स्टेटमेंट अलग अलग तरीकों से व्याख्या की जा सकती है। हालांकि अदालत ने यह उचित पाया कि कश्मीरी प्रवासियों को सेवानिवृत्ति की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए सरकारी आवास की अनुमति दी गई ताकि ऐसी अवधि के भीतर वैकल्पिक बसा जा सके। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है ईरान इर्कड बाई अडानी पोर्ट्स कार्गो बॉयकॉट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अडानी बंदरगाह के कार्गो बहिष्कार से नाराज ईरान ने पिछले महीने अपने मुंद्रा बंदरगाह पर लगभग 3000 किलोग्राम हेरोइन की जब्ती के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ साथ अडानी पोर्ट द्वारा उससे होने वाले किसी भी कार्गो को नहीं संभालने के फैसले पर भारत को अपनी नाराजगी से अवगत कराया है। ईरान ने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी इसकी प्रशंसा की गई है और प्रतिबंध को गैर पेशेवर और असंतुलित कदम बताते हुए व्यापार से इनकार और स्केप पर प्रतिबंध लगाकर फिर से गलत तरीके से लक्षित किया गया है। ईरानी दूतावास ने इस मामले पर एक बयान जारी किया लेकिन सीधे तौर पर अडानी पोर्ट्स का जिक्र नहीं किया। गुजरात में मुंद्रा पोर्ट का संचालन करने वाली अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड APSEZ ने सोमवार को कहा कि वह 15 नवंबर से अपने सभी टर्मिनलों पर ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले कंटेनर कार्गो को नहीं संभालेगी। समझा जाता है कि इस कदम से नाखुश ईरानी अधिकारियों ने इस मामले को भारतीय नारकोटिक ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के सामने उठाया है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है इंडिया ओपन टू फॉरेन टूरिस्ट टू लेट से स्टेबल इंडस्ट्री। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। भारत विदेशी पर्यटकों के लिए खुला लेकिन बहुत देर हो चुकी है, यात्रा उद्योग ऐसा कहते हैं। शुक्रवार से चार्टर विमानों से आने वालों के लिए नए पर्यटक वीजा जारी करने के सरकार के फैसले को यात्रा आयोग से तीखी प्रतिक्रिया मिली है, जो कहता है कि यात्रा के मौसम के दौरान किसी भी लाभ को प्राप्त करने में मदद करने के लिए यह कदम बहुत देर से आया है। जे सिंह जो कि अध्यक्ष हैं इंडो पोलिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और IATA ट्रैवल एजेंटों के अध्यक्ष हैं पोलैंड में, उन्होंने हिंदू को बताया कि दुर्भाग्य से यूरोप में चार्टर संचालन योजना 6 से 8 महीने पहले की है और हम पहले से ही डोमिनिकन गणराज्य, मैक्सिको, मालदीव और केन्या जैसे गंतव्यों के लिए बुक करके हैं। भारत ने विदेशी पर्यटकों के लिए खुद को खोलने में बहुत देर कर दी है और इस स्तर पर विदेशी पर्यटकों की अचानक आमद होने की संभावना नहीं है। DGCA के एक अधिकारी के अनुसार शुक्रवार तक चार्टर संचालन पर केवल कुछ प्रश्न प्राप्त हुए थे, लेकिन चार्टर्ड उड़ानों के लिए कोई औपचारिक आवेदन नहीं था। उन्होंने कहा कि वे आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR परीक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिक स्पष्टता प्राप्त करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे थे, जबकि सरकार ने कहा कि 15 नवंबर से चार्टर्ड विमानों के अलावा अन्य उड़ानों से भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी पर्यटकों को नए सिरे से वीजा जारी किया जाएगा। यात्रा और टूर ऑपरेटरों को निराश छोड़ दिया गया है। सुभाष गोयल जो कि अध्यक्ष हैं स्टिक ट्रेवल्स ने कहा कि सरकार ने हमें गोलियां दी हैं लेकिन उनका इस्तेमाल करने के लिए बंदूक नहीं दिया। अगर सरकार निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू नहीं करती है तो पर्यटक भारत में कैसे आएंगे। ज्योति मायाल जो कि अध्यक्ष
हैं ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, उन्होंने कहा कि भारत केवल उन 28 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की मद्दा है जिनके साथ उसने एयर बबल समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। निर्णय से पता चलता है कि सरकार विश्वास के साथ खुल रही है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें खोले बिना सरकार पर्यटन के मौसम को भुनाने और उद्योग को पुनर्जीवित करने में मदद करने में विफल हो जाएगी। पर्यटन मंत्रालय के सचिव अरविंद सिंह ने बताया कि शुरुआत में सरकार ने केवल उन लोगों को वीजा जारी करने की बनाई थी जो उन 28 देशों में से एक से आते हैं जिनके साथ भारत का हवाई बुलबुला समझौता था। सूत्रों ने यह भी कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय अधिक देशों में हवाई बुलबुले का विस्तार करने के साथ साथ उन उड़ान संख्या में वृद्धि करने के लिए परामर्श कर सकता है जिनके पास यात्रा की मांग के आधार पर पहले से ही बबल टाई था। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी फेड के आशीष गुप्ता ने कहा कि हम सरकार द्वारा घोषित निर्णय का स्वागत करते हैं। हालांकि के साथ वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें खोलने के साथ साथ ही वीजा दस्तावेज के लिए बैक एंड काम भी होना चाहिए ताकि लोगों को बाधाओं का सामना न करना पड़े। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है मृदुल अग्रवाल टॉप्स आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। मृदुल अग्रवाल ने आईआईटी परीक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त किया। जयपुर की मृदुल अग्रवाल ने जेईई एडवांस परीक्षा में सामान्य रैंक सूची टॉपर बनने के लिए 96.6% स्कोर किया, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षा है। दिल्ली की काव्या चोपड़ा टॉप 100 में अकेली लड़की थी जिन्होंने 79.4% स्कोर किया और कॉमन रैंक लिस्ट में 98वां स्थान हासिल किया। इस साल परीक्षा देने वाले 1.4 लाख उम्मीदवारों में से लगभग 30% ने क्वालिफाई किया। हालांकि क्वालिफाई करने वाले 41,862 छात्रों में से केवल 15% लड़कियां थीं। छात्रों के पास जेईई परीक्षा के लिए एक पथरीली सड़क थी। पिछले 1.5 साल में उनकी शिक्षा कोविड-19 महामारी से बाधित हो गई थी, जिसने स्कूल बंद करने, परीक्षा में देरी और यहाँ तक कि रद्द करने के लिए मजबूर किया था। हालांकि श्री अग्रवाल ने कहा कि लॉकडाउन उनके लिए एक अप्रत्याशित आशीर्वाद था। चूंकि आवागमन की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए समय की बचत हुई, क्योंकि मुझे स्कूल या कोचिंग कक्षाओं के लिए यात्रा नहीं करनी पड़ी क्योंकि दोनों ऑनलाइन थे। मैंने वास्तव में पाया कि दबाव कम था और इसने मुझे तेज कौशल विकसित करने का समय दिया। श्री अग्रवाल ने कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन करने और फिर आगे की पढ़ाई के लिए विदेश यात्रा करने की योजना बनाई है, लेकिन उनकी दीर्घकालिक महत्वाकांक्षा भारत के अपने शिक्षा क्षेत्र के निर्माण में योगदान करना है ताकि भारतीय छात्रों को देश न चुना पड़े। श्री चोपड़ा भी आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर विज्ञान में विशेषज्ञता हासिल करने का इरादा रखें और उम्मीद करते हैं कि कोविड के बाद परिसर का जल्द फिर शुरू हो जाएगा। अपने सहपाठियों टिप्पणियों में उन्होंने एक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है क्यों कम लड़कियां आईआईटी में प्रवेश करने में सफल होती। मैंने अपनी कोचिंग क्लास में यह बार देखा कि अक्सर जब लड़कियां गलती करती हैं तो वे चिंतित हो जाती हैं, इसे अपने आत्म मूल्य से जोड़ देती हैं। उनमें से कई सोचते हैं कि मैं असफल हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ज्यादातर लड़के सोचते हैं कि उन्होंने गलती की है और देखते हैं कि वे इसे कैसे सुधार सकते हैं और इनसे सीखते हैं। हालांकि लड़कियां सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में अच्छा करती हैं। उन्होंने महसूस किया कि जेईई में प्रश्नों की बेहतर गुणवत्ता के साथ साथ केवल विज्ञान और गणित पर ध्यान देने से छात्राओं द्वारा अक्सर अनुभव की जाने वाली चिंता बढ़ जाती है। 30% लड़कों की तुलना में इस वर्ष केवल 19% महिला उम्मीदवारों ने ही क्वालिफाई किया। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाए। अगली न्यूज का टाइटल है रिसर्च सेंटर फॉर इंडियन आर्ट सेटअप इन ज्यूरिख म्यूजियम। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। ज्यूरिख संग्रहालय में स्थापित भारतीय कला अनुसंधान केंद्र। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्थित संग्रहालय रिटबर्ग ने भारतीय कला पर ध्यान देने के साथ एक अनूठा शोध केंद्र और फेलोशिप कार्यक्रम स्थापित किया है। जीबीएफ केंद्र उन विद्वानों, क्यूरेटरों और कलाकारों के लिए है जो भारतीय चित्रकला के विशेषज्ञ हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नाम इसके संस्थापकों के आद्याक्षर कला ऐतिहासिक दान में प्रसिद्ध नामों
भारत के प्रोफेसर BN स्वामी, अमेरिका के प्रोफेसर मिलो क्लीवलैंड बीच और स्विट्जरलैंड के डॉक्टर एबरहार्ड फिशर से लिया गया है। रिसर्च फेलो को अपने स्वयं के डिजाइन की एक परियोजना में 3 से 6 महीने के लिए प्रसिद्ध संग्रह से मूल कला कार्यों के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। वे संग्रहालय के विद्वानों के साथ साथ स्विट्जरलैंड और यूरोप के विशेषज्ञों के साथ काम करेंगे। उनके कागजात व्याख्यान और सम्मेलनों में प्रस्तुत किए जाएंगे और रिटबर्ग में काम में फीड होंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय कला पर अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक, कलात्मक और क्यूरेटोरियल एक्सचेंज को बढ़ाना और विभिन्न दृष्टिकोणों से संवाद के माध्यम से संग्रहालय के अपने संग्रह को आगे बढ़ाना है। संग्रहालय रिटबर्ग स्विट्जरलैंड में गैर यूरोपीय कला के लिए एकमात्र कला संग्रहालय है और इसमें एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और ओशिनिया के संग्रह हैं। यह प्रदर्शनियां सांस्कृतिक कार्यक्रमों और वैश्विक सहयोगों का आयोजन करता है। 1952 ईस्वी में स्थापित इसके भारतीय पेंटिंग संग्रह को लंदन, पेरिस और बर्लिन के साथ स्थान दिया गया है। GBF केंद्र ने सोनिका सोनी को अपना पहला रिसर्च फेलो नामित किया है। सुश्री सोनी राजस्थान की एक कलाकार और कला इतिहासकार हैं, जिनकी रुचि भारतीय चित्रकला और पारंपरिक भारतीय संगीत के बीच संबंध में है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है US to allow fully vaccinated travelers from November 8। चलिए इसे पढ़ते हैं। अमेरिका 8 नवंबर से यात्रियों को पूरी तरह से टीका लगने की अनुमति देगा। बिडेन प्रशासन ने यह घोषणा करने की उम्मीद की है कि उसकी नई यात्रा नीति के लिए अमेरिका जाने वाले विदेशी नागरिकों को पूरी तरह से टीका लगाने की आवश्यकता है, जो 8 नवंबर से चालू होगी। नई नीति उन अलग अलग नियमों की जगह लेगी जो अब तक मूलपुर के विभिन्न देशों पर लागू हुए हैं और टीकाकरण की स्थिति के आधार पर लगातार दिशा निर्देश प्रदान करेंगे। विशेष रूप से यह भारत, यूके, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और शेंगेन जोन से यात्रा के लिए महामारी संबंधी प्रतिबंधों कम करेगा। आसन्न घोषणा, जिसे पहली बार रॉयटर्स द्वारा रिपोर्ट किया गया था, हवाई यात्रा के साथ साथ मेक्सिको और कनाडा के साथ साझा की गई भूमि सीमाओं के माध्यम से गैर आवश्यक देशों के लिए यात्रा पर लागू। जनवरी तक आवश्यक यात्रा के लिए भूमि सीमाओं का उपयोग करने वालों को व्हाइट हाउस आगामी घोषणा के अनुसार टीके की आवश्यकताओं के अनुरूप गिरने की आवश्यकता होगी। द हिंदू को भेजे गए व्हाइट हाउस एक बयान में कहा गया है, यह एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नीति है, सार्वजनिक स्वास्थ्य कड़े और संगत द्वारा निर्देश। 8 नवंबर से टीकाकरण की स्थिति का प्रमाण प्रदान करने के अलावा यात्रियों को अपने मूल स्थान से प्रस्थान के 3 दिनों के भीतर एक नकारात्मक कोविड-19 परीक्षण दिखाना जारी रखना होगा। अभी तक छूट की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कुछ ही उम्मीद है। घोषणा रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC ने मान्यता दिशा निर्देशों का पालन करेगी, यानी टीकों को FDA अमेरिकी फार्मा नियामक द्वारा अनुमोदित या अधिकृत करने की आवश्यकता होगी या WHO से आपातकालीन उपयोग सूचीकरण की स्थिति होगी। व्हाइट हाउस ने कहा कि इन टीकाकरण आवश्यकताओं के बहुत सीमित अपवादों पर आगे मार्गदर्शन टीकाकरण का स्वीकार्य प्रमाण पत्र क्या होगा और अन्य परिचालन विवरण आगामी है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है US इंडिया मिनिस्टेरियल डायलॉग एड्स फोकस ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। US भारत मंत्री स्तरीय संवाद ने जलवायु वित्त पर ध्यान केंद्रित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने गुरुवार को अमेरिका भारत आर्थिक और वित्तीय साझेदारी की 8वीं मंत्री स्तरीय बैठक के लिए मुलाकात की। साथ ही फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावेल और RBI गवर्नर शक्तिकांत दास, जिन्होंने वस्तुतः भाग लिया, उपस्थित थे। एक संयुक्त बयान के अनुसार मंत्री स्तरीय ने पहली बार जलवायु वित्त को समर्पित एक सत्र आयोजित किया। महीने के अंत में ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 के लिए भारत प्रतिवर्ष $100 बिलियन के पेरिस समझौता जलवायु वित्त प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए अमीर देशों पर जोर दे रहा है। बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने सार्वजनिक और निजी स्रोतों से विकासशील देशों के लिए सालाना
सालाना $100 अरब जुटाने के सामूहिक विकसित लक्ष्य की पुष्टि की। सार्थक शमन कार्यों और कार्यान्वयन पर पारदर्शिता के संदर्भ में बयान में कहा गया है। इसके साथ ही यह कहा गया है कि इस तरह के एक सत्र को आयोजित करना वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में जलवायु वित्त की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है और जलवायु परिवर्तन से निपटने में तत्काल प्रगति को चलाने के लिए दोनों पक्षों की प्रतिबद्धताओं को दर्शाता है। हम अपने दो मंत्रालयों के बीच जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के साथ साथ यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप के तहत हाल ही में लॉन्च किए गए क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग के फाइनेंस मोबिलाइजेशन स्तंभ के माध्यम से आगे जुड़ने का इरादा रखे हैं। नेट जीरो उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए एक समय सीमा प्रदान करने के लिए भारत पर अमेरिका और ब्रिटेन सहित दबाव बना रहा है। भारत ने अब तक पेरिस से संबंधित लक्ष्यों से प्रतिबद्धताएं नहीं की हैं और यह तर्क दिया है कि अमीर देशों को नेट माइनस प्रतिबद्धताओं की ओर बढ़ना चाहिए। इसी के साथ ही ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है इंडिया शोइंग साइंस ऑफ स्टेडी इकोनॉमिक रिकवरी सेज FM। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। भारत स्थिर आर्थिक सुधार के दिखा रहा है FM। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को विकास समिति यानी विश्व बैंक और IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की संयुक्त मंत्री स्तरीय समिति में भाग लिया और समिति को बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था महामारी से संबंधित चुनौतियों के बावजूद लगातार सुधार के संकेत दे रही है। मंत्रालय ने ट्विटर के माध्यम से कहा कि सुश्री सीतारमण ने 100 से अधिक देशों को समर्थन देने और 50 से अधिक देशों में वैक्सीन परियोजनाओं को मंजूरी देने 290 मिलियन कोविड-19 वैक्सीन खुराक की खरीद को सक्षम करने के लिए विश्व बैंक समूह के $157 मिलियन का भी स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्त समिति IMF, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF को निर्देशित करती है और अपना एजेंडा निर्धारित करती है, गुरुवार को IMF और विश्व बैंक वार्षिक बैठकों के हिस्से के रूप में मिली थी। वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकर जो सुश्री सीतारमण सहित समिति का गठन करते हैं उपस्थित थे। IMFC की एक विज्ञप्ति में कहा गया है, जब विश्व अर्थव्यवस्था महामारी से उबर रही है तो वैक्सीन की उपलब्धता और नीतिगत समर्थन के विभिन्न स्तरों में अंतर के कारण विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बीच मतभेद मौजूद हैं। IMFC ने नए SDR यानी कि विशेष आहरण अधिकार आवंटित IMF की आरक्षित संपत्ति का भी स्वागत किया, जिनमें से $650 बिलियन इस वर्ष नए बनाए गए थे। अपने बयान में सुश्री सीतारमण ने विकसित अर्थव्यवस्थाओं में नीति के उम्मीद से तेज सामान्यीकरण के उभरते बाजारों पर प्रभाव की बारीकी से जांच करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नीति निकासी के सुचारू संक्रमण को सुनिश्चित करने में फंड को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इसी के साथ ही समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है इंडियन रिटेलर्स सीक प्रोब इनटू अमेज़न, सीनेटर अर्जेस ब्रेकअप। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। भारतीय खुदरा विक्रेताओं ने अमेज़न की जांच की मांग, सीनेटर ने ब्रेकअप का आग्रह किया। अमेरिकी सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने Amazon.com इंक को तोड़ने का आह्वान किया और भारतीय खुदरा विक्रेताओं ने कंपनी की सरकारी जांच की मांग की। जब रॉयटर्स की जांच से पता चला कि ई-कॉमर्स दिग्गज ने भारत में उत्पादों की नकल की थी और खोज परिणामों में हेराफेरी की थी। हजारों आंतरिक Amazon दस्तावेजों की समीक्षा करने वाली रॉयटर्स की रिपोर्ट में पाया गया कि अमेरिकी कंपनी ने अपने सबसे बड़े विकास बाजारों में से एक भारत में अपने निजी ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए नॉक ऑफ बनाने और खोज परिणामों में हेर फेर करने का एक व्यवस्थित अभियान चलाया। बुधवार की रिपोर्ट से पता चला है कि कम से कम भारत में Amazon के उत्पादों के पक्ष में खोज परिणामों में हेर फेर करना, साथ ही साथ अन्य विक्रेताओं के सामानों की नकल करना Amazon में एक औपचारिक रणनीति का हिस्सा था और कम से कम 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने की समीक्षा की। जांच ने अमेरिकी सांसदों से Amazon द्विदलीय आलोचना की। ट्विटर और फेसबुक पर कहानी से जुड़ते हुए Amazon के लंबे समय के आलोचक सुश्री वारेन ने
कहा कि इन दस्तावेजों से पता चलता है कि हमें अमेज़न की एकाधिकार के बारे में क्या डर था कि कंपनी अपनी निचली रेखा को लाभ पहुंचाने के लिए अपने मंच को तैयार और सक्षम करने में सक्षम है। छोटे व्यवसायों और उद्यमियों को सख्त करते हुए यह कई कारणों में से एक है जिसे हमें इसे तोड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा, पिछले साल उप समिति के समक्ष शपथ ग्रहण में अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस ने कहा कि फर्म अपने कर्मचारियों को अपने निजी लेबल व्यवसाय में मदद करने के लिए व्यक्तिगत विक्रेताओं पर डेटा का उपयोग करने से रोकती है। भारत के लाखों ईंट और मोर्टार खुदरा विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक समूह ने गुरुवार को कहा कि देश की सरकार को अमेज़न की जांच शुरू करनी चाहिए। समूह का कहना है कि अमेज़न छोटे निर्माताओं को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रवीण खंडेलवाल ने राइटर को बताया कि वे एक को खा रहे हैं जो उनके लिए नहीं है। समूह का कहना है कि यह देश में 80 मिलियन खुदरा स्टोर का प्रतिनिधित्व करता है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। न्यूज का टाइटल है, पारादीप फॉस्फेट्स टू रेज 1255 करोड़ कैपिटल। चलिए इसे पढ़ते हैं। पारादीप फॉस्फेट 1255 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाए। पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड पीपीएल जुआरी एग्रोकेमिकल्स की गोवा की सुविधा के अधिग्रहण के वित्तपोषण के लिए आईपीओ के माध्यम से 1255 करोड़ रुपए तक जुटाने की योजना बना रहा है और अपने कर्ज का एक हिस्सा सेवानिवृत्त कर रहा है। गोवा सुविधा के अधिग्रहण के बाद पीपीएल की क्षमता डीएपी, एनपीके, डाई अमोनियम फास्फेट ऑब्लिग नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम के लिए संयुक्त रूप से 3 MMTPA यानी कि मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ जाएगी। पीपीएल के अध्यक्ष और सीईओ सबनील नंदी ने कहा कि पीपीएल चुनिंदा रूप से अकार्बनिक विकास के अवसरों और लक्ष्य अधिग्रहण का पता लगाएगा जो हमारे बाजार की स्थिति को मजबूत करेगा, हमें अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार करने और हमारी बिक्री, विपणन और वितरण नेटवर्क को बढ़ाने में सक्षम बनाएगा। श्री नंदी ने कहा कि अधिग्रहण से पीपीएल को महाराष्ट्र और कर्नाटक के उच्च उर्वरक मांग बाजारों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। पीपीएल कुछ उधारों के पुनर्भुगतान या पूर्व भुगतान के लिए और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नए धन का उपयोग करेगा। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है, रूफ टॉप सोलर इंडिया मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। चलिए इसे पढ़ते हैं। रूफ टॉप सोलर भारत सबसे किफायती। एक वैश्विक पाया गया है कि भारत $66 प्रति मेगावाट घंटे की दर से रूफ टॉप सौर ऊर्जा पैदा करने के लिए सबसे अधिक लागत प्रभावित देश है, जबकि चीन में लागत $68 प्रति मेगावाट प्रति घंटे पर मामूली रूप से अधिक है। कम लागत के कारण रूफ टॉप सोलर फोटोवोल्टेइक RTSPV तकनीकी जैसे घरों में उपयोग किए जाने वाले रूफ माउंटेड सोलर पैनल और वाणिज्यिक और औद्योगिक इमारतों वर्तमान में सबसे तेजी से लागू होने वाली ऊर्जा उत्पादन तकनीक है। यह 2050 तक वैश्विक बिजली की मांग का 50% तक पूरा करने का अनुमान है। अध्ययन के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 1.7 पेटावाट प्रति घंटे की एक महत्वपूर्ण सौर क्षमता है। तो इसी के साथ ही ये न्यूज समाप्त हो जाती है। न्यूज का टाइटल है, स्पाइस जेट कांट कैरी अनसेफ गुड्स फॉर नाउ। चलिए इसे पढ़ते हैं। स्पाइस जेट अभी असुरक्षित सामान नहीं ले जा सकती है। सूत्रों के अनुसार विमानन नियामक डीजीसीए ने कथित उल्लंघन के लिए खतरनाक सामान के परिवहन के लिए स्पाइस जेट के लाइसेंस को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि यह निलंबन 30 दिनों के लिए है और इस अवधि के दौरान स्पाइस जेट को लिथियम आयन बैटरी सहित खतरनाक सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी। संपर्क किए जाने पर स्पाइस जेट के प्रवक्ता ने सीधे तौर पर निलंबन का जिक्र नहीं किया। एयरलाइन ने कहा कि एक मामूली समस्या थी जिसमें एक टिप्पर द्वारा पैकेज को गैर खतरनाक सामान घोषित किया गया था जिसे ब्लैकलिस्ट किया गया था। तो इसी के साथ आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों की समाप्ति होती है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और कमेंट करते हुए शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप टाइम मिलती रहें। और इसके साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों ही सेक्शन दिया गया है, तो आप वहां पे जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।